हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। इस वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है समझना कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले भी ये ज़रूरी है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है? सुप्रीम लॉ के इससे ऊपर कोई भी नियम और कानून नहीं है। ये होता है किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंजॉय करता है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कंट्री में। इसका मतलब ये हुआ, और ये डॉक्यूमेंट होता है लोगों के विश्वास का और उनकी एस्पिरेशंस का। उनकी फेथ एंड एस्पिरेशन जो होती है लोगों की, वो किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। Any law notification inconsistent with constitution will be null and void by the judiciary। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, और बाकी कंट्री के भी कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली यही होता है कि कोई भी लॉ या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं होता, जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनसे मैच नहीं होता, तो वहाँ की जुडिशरी जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में जो पर्टिकुलर लॉ वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देती है, मतलब उसे रिजेक्ट कर देती है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती हैं। तो अगर हम हायरार्की देखें कि फर्स्ट इन प्लेस कौन होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी लॉ बना सकती हैं, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट में देखें तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उन्हें ऊपर रखा जाएगा हायरार्की में, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उनको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ हैं उनको तो सबसे पहले रखा जाएगा, वो रहेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद जो चलेंगे मीन्स जो इंडिया में ऑपरेशनलाइज होंगे लॉज, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडियन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इश्यू करेंगे उसे आप नोटिफिकेशन के तौर पर दे सकते हैं, उसे रूल्स के तौर पर भी देख सकते हैं, और रूल्स भी बनाए जाते हैं, नोटिफिकेशन भी आती हैं। रूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए। तो पार्लियामेंट का जो लॉ होता है उसके बाद जो लीगल सैंक्टिटी आती है वो आती है कंट्री के जो रूल्स होते हैं और नोटिफिकेशंस होती हैं उनकी। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे ऊपर जो आ रहा है हायरार्की में, वो आ रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, या फिर उस गवर्नमेंट में जो भी सिस्टम चलता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसके द्वारा बनाया गया है कोई लॉ, उसके बाद आएगा रूल्स और नोटिफिकेशन उस गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किए जाते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा ही है, तो आपको बस इसी तरीके से इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को देखकर पार्लियामेंट लॉ बनाती है कि उसी के दायरे में हमें लॉ को क्रिएट करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिखा हुआ नहीं है। तो इसका यहाँ पे जो अनरिटन का मतलब है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो लॉज हैं वो लिखे हुए नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि वहाँ पर जो लॉज हैं वो एक जगह पर लिखे हुए नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है। ठीक है, लॉज तो हैं, लिखे हुए तो हैं, लेकिन कोई एक बुक नहीं है। जैसे यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक एक दिखा देंगे कि यहाँ पर ये देखिए एक यूनिट है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर कोई एक बुक नहीं होगी। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, वहाँ पर उनके नियम जो हैं वो कोडिफाइड होंगे, एक जगह पर लिखे हुए नियम नहीं होंगे। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होगी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। एक ग्रुप ऑफ बुक्स कह लीजिए, ग्रुप ऑफ पेपर्स कह लीजिए, उसे वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके का जो संविधान होता है उसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके का संविधान देखने को मिलता है कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। ब्रिटेन में इसी तरीके का संविधान देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहें, वो उसने किसी दिन बैठ के वहाँ के जितने भी लॉज हैं उनको कोडिफाई नहीं किया है। इसी वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
क्योंकि ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। क्या? ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। रिटन की बात करते हैं। रिटन का मतलब वही हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की गई, उसने अपनी मीटिंग्स की और उसके बाद एक यूनिट या फिर एक बुक तैयार की जिसमें उन्होंने सारे के सारे लॉज को कोडिफाई कर दिया एक ही दिन में, और उसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक बुक दिखा सकते हैं, वो एक यूनिट दिखा सकते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने सारे लॉज को कोडिफाई किया हुआ है। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली देखने को मिलता है जो कॉलोनीज रहे कंट्रीज, जो कंट्रीज कॉलोनीज रहे वहाँ पर देखने को मिलता है मेनली इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसके बाद यूएसए ने अपनी आज़ादी ली और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी तरीके से देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आप ये कहने लगेंगे कि इंडिया में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि अनरिटन जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। कैसे? इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर यूनिट में होते हैं, वो एक पर्टिकुलर बुक में कोडिफाई किए जाते हैं। इसी वजह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली वो है जहाँ पर एक यूनिट है, जहाँ पर एक बुक है, जहाँ पर ये दिखाया जा सकता है कि ये लीजिए इस यूनिट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। और अनरिटन वो है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, बहुत सारे पेपर्स हो सकते हैं शामिल, वो उनके लॉज होते हैं। अब जैसा मैंने अभी अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड भी हो सकता है और इनेक्टेड भी हो सकता है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जो एक ही बार में वन सिंगल अटेम्प्ट में उसे इनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे इंडिया में किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 को एक ही बार में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट हो गया। हालांकि वो बात एक अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर एंड 2000 आ रहा है 26 नवंबर एंड 1949 को। इस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, लेकिन इनेक्ट तो एक ही बार में हो गया ना, वन सिंगल अटेम्प्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाएगा। कोई एक डेट फिक्स होगी कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, सारे के सारे लॉज जो हैं इस दिन से हमारे कंट्रीज में इन्फोर्स हो गए, तो उसे कहते हैं कि एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, क्योंकि एक ही दिन में सारे के सारे लॉज जो हैं वो इनेक्ट हो गए हैं। वहीं पर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, लॉज बनते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे यूके में इसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैंने बताया तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन उस वहाँ के मैग्ना कार्टा से इवॉल्व हुआ। मैग्ना कार्टा क्या था, वहाँ की क्वीन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया और उसमें कुछ राइट्स थे जो वहाँ के सिटीजन्स को दिए गए। तो इस मैग्ना कार्टा से फिर आगे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व होता गया। और ये जो मैग्ना कार्टा था ये 1281 में 1281 ईस्वी में जारी किया गया था वहाँ की क्वीन के द्वारा। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ पर जो है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन दिखते हैं, टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी कॉलोनीज नहीं थे। और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, क्योंकि मान लीजिए कि आज किसी सब्जेक्ट को लेके कोई लॉ नहीं है तो वहाँ पर पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि इस केस में क्या होना चाहिए। और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ भी करना होगा तो उसमें अमेंडमेंट ही किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी और वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा इवॉल्व में। और इनेक्टेड की बात करें, किसी एक फिक्स डेट में इसे इनेक्ट कर दिया जाता है, मेनली कॉलोनीज में देखने को मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, या फिर कहेंगे कि पॉलिटी दो तरीके की होती है, वहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्म दो तरीके की होती है, फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलता है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, उसी के कंपैरिजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फिर डिफाइन किया जाता है फेडरल और यूनिटरी के तौर पर। देखेंगे सबसे पहले यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मेनली यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को, और फेडरल कहा जाता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को। और ऐसा देखा गया है कि जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच होगा
उसे कह देंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इससे डिफरेंट होगा उसे यूनिटरी कह देंगे, या फिर फेडरल से कुछ भी अलग कह देंगे। फेडरल क्या होता है? फेडरल वो होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स आए और उन्होंने मिलकर एक कंट्री तैयार किया, एक कंट्री बनाया, और उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उन्होंने सोची, तो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से यूएसए जो है पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, वहाँ की जो 13 स्टेट थी, 13 स्टेट्स थे, वो साथ मिलकर आए और उन्होंने कहा कि चलो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, और तब उन्होंने अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो वो क्या हो गया? वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 13 स्टेट्स थे, ये 13 स्टेट्स थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम चलो मिलकर एक देश बनाते हैं, और तब इन्होंने अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है तो उसे कहते हैं कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर जब स्टेट्स आए हैं मिलकर तो इन्हें भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे। तो इसी वजह से जहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होगी, स्टेट्स की और सेंटर की, दोनों की भागीदारी होगी गवर्नमेंट में, दोनों के पास पावर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी पावर्स हैं स्टेट के पास वो सेंटर के द्वारा नहीं दिए गए हैं। समझिए आप इस बात को कि स्टेट जो भी पावर एंजॉय करेगा, ये जो 13 स्टेट्स मिलके आए थे, ये जो भी पावर एंजॉय करेंगे ये सेंटर के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये उस कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसके द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये उन्हें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर्स को स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट्स के पावर अलग हो गए और सेंटर के पावर जो है वो अलग हो गए, या फिर कहेंगे कि यूनियन के पावर जो है अलग हो गए। तो इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो होगा कि यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, और यहाँ पर मिलकर आएंगे और एक साथ जो है इनेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर कहेंगे कि रिटन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, लिखेंगे, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड होगा फेडरल में, और रिजिड किस तरीके से होगा मैं बताऊंगा, कठोर नहीं होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना कठोर होगा, अमेंडमेंट करना इसमें आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स की भी परमिशन लेनी होगी। स्टेट्स की परमिशन क्यों चाहिए होगी? क्योंकि स्टेट ने एग्रीमेंट किया है ना कि चलो मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, इसी वजह से। और जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारे फीचर हो गए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, और यही फीचर क्या है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब आप यहाँ पर कहने लगेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही फीचर है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? लेकिन इसे अभी देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि यूनिटरी क्या। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इवॉल्व होता है मेनली, और इसमें कोई स्टेट मिलकर नहीं आते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। एक पहले से कंट्री होता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा होता है। कोई भी डुअल गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, लोकल बॉडीज जो हैं, उनके पास अगर कुछ पावर्स हैं भी तो वो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दी गई हैं। यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये कुछ काम हैं जो हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं, इन कामों को आप संभाल लीजिए, ये जो कुछ लॉज हैं, ये जो कुछ नियम कानून हैं, इन्हें आप देख लीजिए। ये जो पावर हैं ये सबॉर्डिनेट हैं, ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ये सबॉर्डिनेट हैं सेंटर की, इन पावर को कभी भी छीना जा सकता है। ये जो पावर दी गई है लोकल बॉडीज़ को, इन्हें कभी भी छीना जा सकता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई होती हैं। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा कि सेंट्रल जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है और सारी पावर उसी के पास होती है। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है नहीं देखा जाएगा। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का इस्तेमाल ना करके डेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये जो भी पावर्स हैं ये सेंटर के द्वारा दी गई हैं स्टेट को, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं। इवॉल्व होता है कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड नहीं होता है, थोड़ा सा आसानी से इसे अमेंडमेंट किया जा सकेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, इस वजह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो यहाँ भी होती है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात फेडरल में आई थी कि कुछ स्टेट्स आएंगे और वो एग्रीमेंट करेंगे आपस में कि चलिए मिलकर एक कंट्री बनाते हैं। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट पहले से था,
ऐसा नहीं है कि यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सारे स्टेट्स आए और इन्होंने मिलकर कहा कि चलिए एक इंडिया बनाते हैं। नहीं, इंडिया का कॉन्सेप्ट पहले से था और स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से इंडिया का जो भी फेडरेशन है वो फेडरेशन ना होकर इंडिया एक यूनियन है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। जो शेड्यूल 7 है उसके द्वारा 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया और एक कंकरेंट लिस्ट हो गई। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है इंडिया का, रिजिड भी है कुछ केसेस में देखें तो। जैसे मान लीजिए कि फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है तो उसके लिए 50% ऑफ द स्टेट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जो भी सेंटर और स्टेट के रिलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं उस तरीके के कुछ फीचर्स जो हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आपको देखने को मिलती है, सिंगल जुडिशरी है इंडिया में। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ फीचर तो हैं फेडरल और कुछ फीचर हैं यूनिटरी, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया जो एक स्टेट है वो तो एक यूनियन ही है, वो एक फेडरेशन नहीं है। तो इसी वजह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा जाता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल ना होकर क्वासी फेडरल है, ना तो यूनियन है। और यूनियन भी किस तरीके से हो जाता है, मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम पर, नॉर्मल टाइम पर तो देखें स्टेट्स अपने लॉज खुद बनाते हैं स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में तो यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो, या फिर कहेंगे कि प्रेसिडेंशियल जो शासन लग जाता है स्टेट्स में, उसकी अगर बात करें, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, तो वहाँ पर यूनियन के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट की लिस्ट में से लॉ बना सकता है। तो इसी वजह से जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एकदम से यूनिटरी में चेंज हो जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा